वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर बैक ऑन आवर डीयू परीक्षा विद दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट। सम पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि ये कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक है या केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक है। सीक्वेंस के मुताबिक तो केमिस्ट्री होना चाहिए पर लिखा हुआ नहीं। तो पहले ही आप सभी लोगों को ये बात बता दूं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसके जो क्वेश्चन है मतलब बहुत डिफिकल्ट तो होते हैं वैसे फाइंड करना, बट फिर जहाँ पे जो स्कैटर्ड होते हैं तो इनको कैटेगराइज करना इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एंड केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक वो बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क लग रहा था। और टाइम जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क सर पे ले लूं और फिर और लेक्चर्स को डिले करूं, तो वो मैं नहीं चाहता। सो व्हाट आई हैव डन इज कि सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही लेक्चर आएंगे, 3-4 लेक्चर आएंगे, उनमें दोनों चीज होंगी। कंटेंट पूरा होगा, बस कैटेगराइज यहाँ पर थोड़ा सा कम किया है। समझ में आ गई सबको बात कि पी ब्लॉक में क्या है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कंपाउंड्स एंड केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है आपको दोनों मिक्स मिलेंगे। तो दोनों चैप्टर आप पढ़िए आराम से, यहाँ पर सवाल करिए। और ऑब्वियसली पी ब्लॉक ही है तो केमिस्ट्री और कंपाउंड आपको पढ़ना ही है। दोनों बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा सवाल दोनों से ही आते हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे वो आपको पता लग जाएगा। तो आप देख लीजिएगा। और आई होप आप सभी लोग अपने लाइफ साइंस वाले दोस्तों को जरूर भेज रहे होंगे। नहीं भेज रहे तो अब भी बता रहा हूँ भाई, प्लीज भेजिए। बाकी पढ़ाई लिखाई तो करते ही रहिए, मतलब करिए अच्छे से, पढ़ाई लिखाई करिए। आपके माँ बाप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। अब एग्जाम टाइम में तो एग्जाम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, कैसा भी टाइम हो, बस ये बोलूंगा कभी भी अपने माँ बाप की जो इन्वेस्टमेंट है, जो आप पर पैसा लग रहा है, सभी को, सभी के माँ बाप लगाते हैं, सभी के माँ बाप जो है वो कुछ ना कुछ यही सोच के भेजते हैं कि पढ़ाई कर रहा हूँ, यस मजे करिए, सब कुछ करिए, बट इक्वली पढ़ाई को भी प्रायोरिटी दिए। पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर जो है वो ज्यादा मौज मस्ती में और आपकी किसी XYZ सब्जेक्ट में, नॉट किसी भी सब्जेक्ट में, खुदा ना खास्ता जो है वो बैक आ जाए। तो इससे जरूर बच के रहिएगा। पढ़ाई लिखाई को करिए। आप जो है एकदम जो है वो मैं बोलूंगा मक्कारी कभी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ये वर्ड थोड़ा बेटर है कि मक्कारी बिल्कुल ना करिए। अपने पेरेंट्स के साथ साथ उनकी इन्वेस्टमेंट को जो है, उनकी मेहनत की जो है वो रिस्पेक्ट करिए। और अपने आप को भी, आपको भी कामयाब बनना है, सभी लोग चाहते हैं कामयाब बनना है, सभी लोग चाहते हैं स्टेबिलिटी, तो उसके लिए भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये बोलूंगा, मजे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर मत लेके जाइएगा। हर चीज को एक लिमिट में रहकर ही करना चाहिए। हाँ मजे बहुत ज्यादा करने चाहिए, बट ऐसा नहीं कि बहुत बहुत ज्यादा कि आप अपनी प्रायोरिटी ही मजे बना रहे हैं। तो उस बात का ध्यान रखिए। पढ़ाई करिए बढ़िया से। शेयरिंग जरूर करिए यार, शेयरिंग को भी अपनी प्रायोरिटी बनाइए। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, शेयर करना जो है ना लेक्चर्स को, उसको भी एक प्रायोरिटी में लिस्ट में आपने ऐड कर लिया। सबसे पहली प्रायोरिटी लिस्ट में आपको होना चाहिए कि आपकी जो माँ बाप की मेहनत है वो आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ठीक है। और सेकंड लिस्ट क्या होनी चाहिए, आपको वीडियोस को शेयर करना है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? क्वेश्चन करने से पहले एक मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा गहरी बात आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। और ये भी बता दिया है कि पी ब्लॉक जो है वो केमिस्ट्री और कंपाउंड्स अलग अलग नहीं करेंगे। इसी के जो लेक्चर्स आएंगे वो आएंगे। और बाकी फिजिकल पर तो काम चल ही रहा है। और बाकी कोई भी बात हो, कोई भी फीडबैक हो, जरूर दीजिए कमेंट में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए फिर चलते हैं लेक्चर में। डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बाई चांस अगर ये क्वेश्चन, वैसे तो मुश्किल है, मतलब ये डेफिनेशन पूछे, क्योंकि आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ा होगा उसमें सेमेस्टर 1 में आपने PYQs देखे होंगे, वहां पर बात कर ली गई थी। मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, बस को बता रहा हूँ क्या होता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और हमने क्या क्या देखा था, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसा ही कुछ हमने, नहीं आई थिंक इनवर्सली, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और भी ज्यादा चीजें थी जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी में बात करी थी, वो आपको पता होंगी, आप 11th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ना हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पर ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर की यहाँ पर जरा बात करनी है हमें। सो ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर का नेम और उनका स्ट्रक्चर हमें बताना है। तो सिंपल यार, H2SO4 होता है जो हम सभी लोग जानते हैं जिसको। फिर एक H2SO3 होता है। दो ही होते हैं हमारे ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, तो है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मुझे याद है। H2SO4 हो गया और H2SO3 हो गया, ये हो गया ना बस, हाँ ठीक है। एक लोन पेयर होता है इस पर, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, आई थिंक यही होता है। तो दो ही है हमारे पास ऑक्सी एसिड्स ऑफ, क्या नाम है इसका, सल्फर के, तो H2SO4 और H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, इनके नाम होगा, ठीक है। आराम से हो गया क्वेश्चन, कोई इसमें वो नहीं है। और इसमें कुछ बताना है तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ बताने की जरूरत है। बाकी एसिड स्ट्रेंथ वगैरह क्या ही बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आप हाँ मेंशन कर दीजिएगा, जो आपको लेक्चर में बताया गया था अपनी वीडियो में, वो चीज और यहाँ पे एडिशनली ऐड कर सकते हैं आप थोड़ा बहुत चाहें तो। एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह ये भी लिख सकते हैं। नाउ NN बॉन्ड इज वीकर देन PP सिंगल बॉन्ड। ये पूछा गया है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है, व्हाई दिस इज वीकर देन फॉस्फोरस फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड। लॉजिकली, टेक्निकली, नाइट्रोजन नाइट्रोजन छोटे हैं तो इनका साइज छोटा, तो ये पास पास होंगे। पास पास होंगे तो इनके बीच का जो बॉन्ड है दैट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, बट इट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज जितना ये छोटा है, यहाँ पर इसके लोन पेयर भी हैं। अगर मैं एक ही लोन पेयर बनाऊं बेसिकली चाहिए, तो यहाँ पर जो है इन दिस केस लोन पेयर रिपल्जन जो है वो डोमिनेट करती है। लोन पेयर
लोन पेयर रिपल्जन जो है वो क्या करती है, डोमिनेट करती है। उस लोन पेयर रिपल्जन से क्या होता है सर, लोन पेयर रिपल्जन अगर हमारे पास हो गई ज्यादा, लोन पेयर रिपल्जन अगर ज्यादा हो गई तो उससे क्या होगा सर, उससे कुछ नहीं होगा। लोन पेयर रिपल्जन हमारे पास ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या है, बॉन्ड जो है वो वीकर होगा, इजीली टूट जाएगा, अनस्टेबल होगा। बस ये आपका रीजन हो जाएगा यहाँ पर। फॉस्फोरस का साइज बड़ा होता है। अच्छा ये क्यों होती है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। साइज छोटा तो पास पास लोन पेयर तो रिपेल ज्यादा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। NH3 और PH3 हाइड्राइड्स की हमने बात कर रखी है डिटेल में। कौन क्या आएगा इसका आंसर सर, इसका आंसर आएगा दैट इज डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी मेटल एटम नहीं, साइज ऑफ सेंट्रल एटम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड एनर्जी है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है डाउन द ग्रुप, वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि साइज डिफरेंस बढ़ रहा है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो मुझे बताइए क्या कोई भी हाइड्रोजन रिमूव होना इजी हो जाएगा? एच रिमूवल टेंडेंसी जो है वो क्या होगी, इजी होगी। एच रिमूवल इजी हो जाएगा। और जहां पर हमारे पास एच रिमूवल इजी हो गया तो वहीं पर हम बोलेंगे हमारी रिड्यूसिंग पावर बढ़िया हो गई, रिड्यूसिंग पावर अच्छी हो गई है हमारे पास। तो एच रिमूवल हमारे पास इजी हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर हमारे पास जो है वो बढ़ जाएगी। क्या ये आप सभी को समझ में आया? यस सर, बहुत अच्छे तरीके से आ गया। तो विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, PH3 इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। एंड वाई, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस के बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह ये सब। नेक्स्ट आते हैं अपने पास अपने क्वेश्चन पर, दैट इज वेरियस ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन की हमें बात करनी है। देखिए कितनी बार आया हुआ है, वैसे तो वो भी आया हुआ होगा, क्वेश्चन आगे हमें मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये ऑक्सी एसिड दे रखे हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग पावर में बताना है और जस्टिफाई करना ऑर्डर, फिर ड्रॉ करने डिफरेंट ये, इनके स्ट्रक्चर अरेंज करना है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में। फिर अगेन यहाँ पे देखिए क्या करें, बता दें चलिए। चार ऑक्सी एसिड से हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, देन पर क्लोरिक एसिड। क्या होता है इनके स्ट्रक्चर, आप सभी की आंखों के सामने हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स। नाउ क्या होता है इसमें कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑक्सीडेशन स्टेट के, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के। थर्मल स्टेबिलिटी कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं HClO4 सबसे ज्यादा स्टेबल। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर क्या है इसकी, यहाँ पे है आपकी +7, यहाँ पर +5, देन +3 एंड देन +1 हमारे पास हो गए। तो और क्या है ऑक्सीडाइजिंग पावर, वो किसकी होगी, वो खुद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ऑक्सीडेशन नंबर की। तो सबसे बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा। सेम थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर सेम, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर सेम। तो यहाँ पर हर चीज सेम हमारे पास नजर आ रही है। सिंपल सा है, आप बता दीजिएगा इसमें क्या बताना है, इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह कोई ऐसा जरूरत नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ का बता देगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट के। सभी कुछ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लगभग लगभग। नेक्स्ट वी हैव NH3 और PH3 विच हैज ग्रेटर बॉन्ड एंगल। तो ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस करी थी वैसे तो अपनी केमिकल बॉन्डिंग वाली चीज में। वैसे तो हमारे पास आपको याद होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे पास NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू PH3। क्यों? उसका रीजन हमने पूरा डिस्कस करा था कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। वो हमने बात कर रही थी, आई थिंक इसका क्वेश्चन भी नहीं होगा, ऐसे ही आ गया। SO2 एंड SO3 हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। हाँ वो है बिकॉज ऑफ इस, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, बट यहाँ पर SO2 में एक लोन पेयर होता है और इसका शेप अलग हो जाता है। SO3 क्या है, वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका जो है वो अलग है। तो स्ट्रक्चर अलग है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, ये आप बता सकते हैं। बाकी ये शायद आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग का है जो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस यहाँ पर दो ऑक्सी एसिड दे रखे हैं, HClO4 जिसका हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, देन वी हैव H4P2O7। इतना समझ में आ रहा है कि ये सिंगल एसिड तो नहीं है। सिंगल एसिड का मतलब सर बेटा वही कि आपका जो है ये, दैट इज व्हाट शुड आई से, कि यहाँ पर मोनो एसिड तो नहीं है, यहाँ पे एक से ज्यादा कोई ना कोई एटम आया गया है। हो सकता है पायरो हो सकता है कुछ और है, बस इतना हमें पता है। तो क्या है ये, आइए इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज आवर H4P2O7। कैसे ड्रॉ होगा, सो दिस इज आवर आई थिंक पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4। हम क्या करते हैं, दो फॉस्फोरिक एसिड लेंगे, उसमें से दो फॉस्फोरिक एसिड में से आप क्या कीजिए, पानी निकाल दीजिए। तो क्या होगा, H6 की जगह क्या बन जाएगा, H4। पी की जगह क्या बन जाएगा सर, P2। P8 की जगह क्या बन जाएगा, O8 की जगह O7। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। नाउ बनाते हैं इसको। तो H2P4O7,
ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो H4P2O7 ये आपके सामने आ गया, तो गिव द स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, ठीक है। HClO4 क्या है, पता है हमें कि HClO4 क्या होता है। नाउ H4P2O7 हमने बना लिया, यस सर बना लिया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर देख लिया, ये बना, तो हाँ ये करना था। डायमंड की बात अभी थोड़ी आगे करते हैं यहाँ पर, जब हम इलेक्ट्रोड्स लेंगे। अब यहाँ पे हमें बात करनी है किसकी, एक्सप्लेन करनी है बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर इन डाइबोरेन, ठीक है, कर लेते हैं। और यहाँ पे दूसरा देखिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, जो जैसे कि क्या BH3 या B2H6। क्यों नहीं होता इसका ऑक्टेट पूरा, क्योंकि इसके बाद जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सेंट्रल एटम है दैट इज बोरॉन, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंप्लीट अगर ऑक्टेट चाहिए तो कितने होने चाहिए, 8। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, हाँ तो ये समझा दीजिएगा, बना लेंगे स्ट्रक्चर। आइए बना लेते हैं, देखिए देखिए क्या है। सर हमने इसकी सबसे पहले बनाई कि तीन इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड करा, तो 3 अनपेयर्ड आ गए। दो सिंपल जो है वो आप देख सकते हैं B2H6 में क्या होता है, यहाँ पर दो बनाना बॉन्ड बनती हैं, जिसकी हमने डिटेल में बात कर रखी। क्या होता है, एक बोरॉन का एम्प्टी ऑर्बिटल, एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, 3 लोग मिलके मतलब 3 सेंटर मिलके विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्या कहलाती है, बनाना बॉन्ड कहलाती है। तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड जो हमारी प्रेजेंट होती है। बाकी आप देख सकते हैं BH3 खाली जो है वो क्या है, वो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही नजर आ रही है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BH3। सो दैट्स वाई ये डायमराइज हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ये आ गया आपका, इसका स्ट्रक्चर आप आराम से समझा दीजिएगा। बाकी आप बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्या है, ये सब बता सकते हैं, बॉन्ड का नेचर बता सकते हैं, बॉन्ड एंगल बता सकते हैं, ये सारी डिटेल की तो बात हमने करी रखी है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू सी इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसे कि हम बात करें कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी कुछ NS2 और NP समथिंग। मान लेते हैं एन, अगर वो 13 ग्रुप है तो NS2 NP1 है, 14 ग्रुप है तो NS2 NP4 है, ऐसी होती है। हाँ सर। तो क्या होता है हमारे पास, अगर हम देखें तो S के भी इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, P के भी इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस शेल में है। तो अगर बॉन्डिंग करनी है तो P के इलेक्ट्रॉन भी पार्ट कर सकते हैं और S के भी पार्ट कर सकते हैं। बट अगर किसी तरीके से S वाले मना करते हैं, हम नहीं जा रहे, तो उन्होंने मना कर दिया, तो मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे बॉन्डिंग के लिए। हाँ इन द सेंस सर, जो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पहले जो है वो अगर NS2 NP4 NP2 है कोई, अगर इसके S ने अभी मना नहीं करा, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है कि सर +4 तक हो सकती है। अगर अब इसका S मना कर देगा, नहीं भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +2। बस यही है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट, रिलक्टेंस ऑफ S ऑर्बिटल टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज आवर इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है हमारे पास, रीड कर लीजिए समझ में आ जाएगा। तो S ऑर्बिटल जब टेक पार्ट नहीं करेगा या S के इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही डिफरेंस या फर्क आएगा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबल। ये चीज बस समझिए, जैसे कि आप थैलियम का एग्जांपल देख ही रहे हैं 6s2 6p1, इसका जो S ऑर्बिटल है वो मना कर देता है, भाई मैं नहीं दूंगा, क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं दूंगा अपने, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है भाई, वो बोलते हैं कर लीजिए। बाकी इसकी डिटेल हमने देख रखी थी कि किस तरीके से हमारा जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा होती है या कम होती है, ये सारी बात हमने प्रॉपरली करी थी अपनी वीडियो में। तो वहां पर अगर आपको इसकी समझनी है कि क्या हमारी एग्जैक्ट थ्योरी है, वो वहां पर आप देख सकते हैं, पेयरिंग एनर्जी की वहां बात करी, वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करी थी, ये सारी बातचीत हमने वहीं पर करी थी। तो वहां पर आप जरूर जाके देखिएगा, आपको और डिटेल में अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिलक्टेंस वाली बात हो गई। देन यहाँ पे आपको कटआउट दिख रहा है कि ये मोनोवैलेंसी का क्या मतलब है, जैसे कि आप देख सकते हैं किस वजह से जाती है कि आउटर जो शेल है वो क्या रह जाते हैं, पेयर्ड रह जाते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर देम क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर आपको किसी को अनपेयर्ड करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो वो क्या है, ज्यादा है देन द एनर्जी इन्वॉल्व व्हेन दे फॉर्म बॉन्ड। तो बॉन्ड बनने में इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जितनी उनको अनपेयर्ड करने में लग जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 80 जूल हमें अनपेयर्ड के लिए चाहिए, 60 जूल आप बॉन्ड बनाने में दे रहे हो, तो भाई कहाँ से जो है आपका काम हो जाएगा, आप कम से कम 80 से तो ज्यादा दो, बस यही बात। तो यही आपका मैंने समझा भी दिया, मैं बोले जा रहा था कि लेक्चर देख लो, चलो फिर भी कोई बात नहीं, समझा दिया था। और क्या था यहाँ देखें, हाउ डज इट वेरी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आते आते क्या होता है हमारे पास, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है इन पी ब्लॉक एलिमेंट। तो नीचे वाले जो एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको कम देखने को मिलेंगे, इस बात को आपको पता होना चाहिए, जैसा यहाँ पर हमने लेक्चर्स में भी बात कर रखी है। अब इसी के थ्रू हम बात करते हैं यार कौन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन बेकार। SN2 पॉजिटिव, SN कहाँ का बंदा है सर, SN हमारे पास, कहे सीता जी सुनो प्रभु, हाँ कहे जी, आई थिंक यही होता है इसका ऑर्डर, है ना, P भी आता है ना, SN नीचे आता है। हाँ अब क्या बात करी है हमने कि यार हमारे पास डाउन द ग्रुप आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब S ऑर्बिटल नहीं चाहता टेक पार्ट कर। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है सर, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, दूसरे को रिड्यूस करें, यही होता है। हाँ तो मुझे बताइए इनमें से
विच रिड्यूसिंग, इसमें क्या लिख रखा है यार इन्होंने, SN2 को SN, शायद ये रिड्यूसिंग एजेंट ही पूछ रहे हैं क्या, रिड्यूसिंग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। और रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहे हैं या कुछ और, मैं समझ नहीं पा रहा। आई थिंक इन्हें पूछना चाहिए कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या किसका रिड्यूसिंग नेचर है। चलो अभी थोड़ा सा देखते हैं, मैं इस क्वेश्चन में खुद ही आधा अधूरा सा लग रहा है, क्या बोल रखा है इन्होंने। तो SN2 पॉजिटिव और SN4 पॉजिटिव को देखिए, मुझे बताइए कौन स्टेबल है। सर ये स्टेबल है, ठीक है। अगर ये स्टेबल है तो SN4 पॉजिटिव क्या एग्जिस्ट करेगा, नहीं। तो SN4 पॉजिटिव चाहेगा कि मैं SN2 में आऊं, क्यों आऊं, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है इसने s ऑर्बिटल ने टेक पार्ट नहीं कर रखा, तो ये क्या चाहेगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और बन जाए SN2 पॉजिटिव, खुद क्या हो जाए ये रिड्यूस, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ ना कुछ गलत कर रखा है। देन यहाँ पे देखिए, अब इन्होंने पूछा क्या है ना, विच इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, कि PbO बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या PbO2, तो आपकी +4 वाली बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, क्योंकि भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Pb4 कहाँ आना चाहता है, +2 में आना चाहता है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका बढ़िया होगा, उसका, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप समझा दीजिए। नेक्स्ट ये वाले सवाल थोड़े से आपको बढ़िया लग सकते हैं कि CCl4 एक तो सबसे पहले लुईस एसिड नहीं है, वाइल SiCl4 है। नीचे जो दोनों क्वेश्चन है वो पहले का अगर आपने आंसर दे दिया ना, नीचे के तो आपसे हो जाएंगे। कैसे सर, ऐसी क्या बात है? बात यह है कि CCl4, आप बताइए लुईस एसिड क्यों नहीं होता। सर लुईस एसिड का मतलब है वेकेंट ऑर्बिटल, और कार्बन कहाँ का है, सेकंड पीरियड का है। तो अगर कार्बन सेकंड पीरियड का है, क्या उसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल होगा? नो सर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2s2 2p4, कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्या 2d0 नाम की चीज नहीं होती? नो सर, 2d नाम की तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर नहीं करती तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो क्या ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा आएगा? द आंसर इज स्ट्रेट नो। तो सर SiCl4 कैसे कर पाता है बेटा? SiCl4 कहाँ का है? SiCl4 है किसका? थर्ड पीरियड का। अगर थर्ड पीरियड का है तो क्या होगा सर? 3s2 3p4, बिल्कुल सही। क्या 3d0 नाम की चीज होती है? यस सर, बिल्कुल होती है। क्या वेकेंट ऑर्बिटल दिख गए? यस सर दिख गए। क्या लुईस एसिड कर जाएगा? यस सर कर जाएगा। तो हो गया काम। तो ये आपका क्या करेगा? लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज ऑफ द थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ये, वेकेंट ऑर्बिटल पड़े हैं इसके पास। इसी वजह से CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता, इसी वजह से SiCl4 हाइड्रोलाइज होता है। सिमिलरली SiF4 भी इसीलिए हाइड्रोलाइज होता है, CF4 नहीं होता, क्योंकि भाई जब आप रिएक्शन कराते हैं ना किसी की हाइड्रोलिसिस की, तो H2O में से हमारे पास OH नेगेटिव और H पॉजिटिव की रिएक्शन होती है। तो OH नेगेटिव जो है पहले आता है और इसके वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालता है, तब जाके फिर जो है नए बॉन्ड टूटते हैं और तब आपका SiOH4 बनता है, प्लस इफ आई एम नॉट रॉन्ग साथ में HCl4 रिलीज हो जाएंगे, तब जाके बनता है। तो वेकेंट ऑर्बिटल इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू हाइड्रोलाइज एनी कंपाउंड, ताकि OH नेगेटिव जो है आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको, जो भी सेंट्रल एटम होगा उसको देगा, फिर बॉन्ड आगे की बातचीत बनेगी। समझ में आया? यस सर। नाउ वी हैव टू टेल बोराजीन क्यों ज्यादा रिएक्टिव होता है। उससे पहले देख लें कि ऑक्सीजन जो है वो O2 मॉलिक्यूल्स में क्यों एग्जिस्ट करता है, वेयर सल्फर एसिड। ऑक्सीजन ये है S8, बेसिकली हमारे पास प्रॉपरली एक ताज जैसा स्ट्रक्चर होता है। बनाऊं तो एक बार कोशिश करते हैं चलो बनाने की, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 हो गए 8। हाँ ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, बट स्टिल लेट इट बी। तो यहाँ पर ये वैसे ये नीचे है, ये ऊपर है, तो एक यहाँ आना चाहिए और फिर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। अब सही है थोड़ा। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, हर किसी का आंसर है ये ऐसे आपका आ सकता है। N2 एग्जिस्ट करती है, P2 नहीं करता, या फिर P4 क्यों करता है, N2 N4 तो नहीं पूछेगा वैसे, ये पूछेगा कि आपका N2 क्यों करता है बट P4 भी करता है, एंड P2 क्यों नहीं करता, ये पूछ सकता है। P2 नहीं कर सकता, तो इसी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज क्या है, स्मॉल। पता है सर ये तो, क्या इसमें क्या बात हुई, साइज छोटे होने से क्या हो गया? अगर ये इसका साइज छोटा है तो जो P ऑर्बिटल है उसकी ओवरलैपिंग इसकी देखिए, पाई बॉन्ड की, और ये बड़ा साइज है, इसकी ओवरलैपिंग देखिए कौन बढ़िया हो रही है। सर ये वाली जो है स्मॉल साइज वाली जो है वो ओवरलैपिंग इज गुड। तो ओवरलैपिंग इन द केस ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी गुड। आप बोल सकते हैं पाई बॉन्ड या पाई ओवरलैपिंग, जो बोलना चाहें आप बोल लीजिए, जो दिल करे वो बोल लीजिए कि पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग जो है वो बढ़िया होती है स्मॉल साइज में। स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनता है, जो हमारा पाई बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, और अगर पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना तभी डबल बॉन्ड हमारे पास बनता है। वेयर इन केस ऑफ सल्फर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि किसी तरीके से आप पाई बॉन्ड बना सके, बिकॉज पाई बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा वीक होता है। तो अगर पाई बॉन्ड वीक होता है तो सारे सिग्मा से काम चलाना पड़ेगा, और सारे सिग्मा सिग्मा मिलके जो है वो S8 बनाते हैं, बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड की ही वजह से यहाँ पर ये हो रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आई? आराम से लिख देंगे, यस सर लिख देंगे। अब बात करनी है बोराजीन क्यों ज्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन से। बेंजीन मुझे बताइए क्या होता है सर? C6H6 होता है बेंजीन में। मुझे बताइए क्या होते हैं? सारे कार्बन एटम्स होते हैं। मुझे बताओ किसी भी कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर सबकी sp2 है। अगर सबकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम,
सारे एटम भी सेम, क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस आएगा? नो सर नहीं आएगा। क्या पोलैरिटी बनेगी कोई? नो सर नहीं बनेगी। द कंपाउंड इज गोइंग टू बी नॉन पोलर। तो अगर कोई रिएक्शन करना चाहेगा तो कर पाएगा? नो सर, वो उसमें पोलैरिटी ही नहीं है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव नहीं है, तो कहां से रिएक्ट करेगा? हाँ, अलग तरीके के रिएक्शन देगा बट जनरली नहीं देगा। बोराजीन में आओ, B3N3H6। मुझे बताइए बोरॉन और नाइट्रोजन में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? भयंकर वाला है सर। नाइट्रोजन वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये बोरॉन बेचारा मेटलॉइड है, ये नॉन मेटल भी नहीं है, मेटलॉइड है। तो अगर है तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा? यस सर आएगा। और साथ में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिख रहा है, वैसे भी यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ही यहाँ पर हम बनाते हैं। तो यहाँ पर ड्यू टू पोलैरिटी क्या है? यहाँ पर बोराजीन में हमें क्या नजर आ रही है? बोराजीन में हमें नजर आ रही है क्या? भयंकर पोलैरिटी। दैट इज चार्ज सेपरेशन, आप बोल सकते हैं चार्ज है ये स्ट्रक्चर ओवरऑल, तो जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है, काफी ज्यादा मतलब ठीक ठाक रिएक्ट कर जाता है बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी ओनली। बाकी आप स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला दिखा दिएगा, दूसरा आप दिखा दिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के किस तरीके से हमें प्लस और माइनस लगाने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट आते हैं हम, नेम द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, गिव देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, हैज लो डेंसिटी एंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दिस। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करें डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो कार्बन जो है इन डायमंड सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, वेरएज ग्रेफाइट में sp2 होते हैं। इसका मतलब सर कार्बन में क्या चार बॉन्ड होते हैं? सॉरी, डायमंड में चार बॉन्ड बना रखी होती है कार्बन ने, बिल्कुल सही। चार इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो चार के चार बॉन्ड बना लेते हैं। बट ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन के बाद जो चार इलेक्ट्रॉन है ना, उनमें से तीन ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा सर, तो एक का क्या होगा? वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, वही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या चीज क्लियर हुई जो हमने बात करी थी? हाँ सर क्लियर हो गई। तो अगर सर डायमंड चारों बॉन्ड बना रहा है तो उसके बॉन्ड तो स्ट्रांग होंगे ना, और वेरास ग्रेफाइट की वीक होंगे। यस बिल्कुल सही। तो आपका यही मतलब है कि डायमंड जो है वो एक नेटवर्क सॉलिड होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है, वेरास हमारे पास ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्रेफाइट है, इसमें के बीच में वंडर वॉल फोर्स आपके प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में। वेरास डायमंड जो है हमारे पास, ये डायमंड का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपको नजर आ रहा होगा। डायमंड का ये है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, एक कार्बन जो है ये चारों से टेट्राहेड्रली अटैच है, और फिर वो कार्बन दूसरे से अटैच है। इसी वजह से ये लंबी लंबी चेन चलती जा रही है, जिस क्या ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है जो हर डायरेक्शन में एक्सटेंड हुए वे हैं आपके साथ। तो डायमंड क्या होता है? कलरलेस होता है। दो इंडस्ट्रियल डायमंड्स आर ऑफन ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रक्चर बन गया है। तो क्या पूछा था हमसे? लो डेंसिटी का रीजन समझ में आ गया, बिकॉज यहाँ पे जो है वो एक कार्बन तीन कार्बन से अटैच है, और वो है वो जो ग्रेफाइट की लेयर्स है वो काफी ज्यादा दूर दूर है। वेरएस डायमंड में जो है काफी ज्यादा पास पास है, एक कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, हाई डेंसिटी होगी, और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कौन सा? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात कर ली, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हमने देख ली है। और बाकी बात करें, फ्लोरीन होता है एक, जहाँ पे जो है C60 इसका फॉर्मूला होता है। ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन मानी जाती है, इसमें कोई भी डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होती, एक तरीके की बॉन्ड होती है। किस तरीके का बनता है? ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिक स्पार्क डालिए, कार्बन 60 आपको मिल जाएगा। इसका स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये द रिवर्स। यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल क्या होती है आप बता सकते हैं? ग्रेफाइट होती है, देन डायमंड। इसकी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ इतनी होती है। तो ग्रेफाइट जो है वो थर्मोडायनेमिकली फेवर, वो है बहुत ज्यादा स्टेबल है, बट काइनेटिकली नहीं होती। तो यहीं पर हमारे पास ये भी चीज हमने अपने लेक्चर में देखी थी कि काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स की हमने बात करी थी इन दोनों एलोट्रोप्स में, तो वहां से भी जाके आप प्रॉपर्टीज को और ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट, कार्बन जो है क्या है? एक वर्सटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है, यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अच्छा, ये हमारे पास उसका क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज लिंगम डायग्राम का, जो हमने मेटलर्जी वाले में देख लिया है। तो हम बात कर सकते हैं समटाइम्स सुटेबल नहीं होता एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो भी बात कर रखी है लो टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर की। अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो क्या होता है? नो, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सभी लोग पेंटाहेलाइड बनाते हैं। मतलब PX5 एग्जिस्ट करता है, आर्सेनिक X5 एग्जिस्ट करता है, और एंटीमनी, आर्सेनिक AR होता है ना, या AS होता है? AS होता है शायद, हाँ। और एंटीमनी भी हमारे पास होता है। एंटीमनी इज क्या होता है बताऊं मुझे? SN होता है, स्टैनिक। एंटीमनी हमारे पास होता है, उसका मैं सिंबल भूल रहा हूँ, अभी याद आता लेता हूँ। और बिस्मथ की ये एग्जिस्ट नहीं करती और इसकी नहीं करती, क्यों ऐसा बताइए? सॉरी, NF5 है। सो सबसे पहले नाइट्रोजन की बात कर लें। क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बैलेंस चलिए सर जी, 2s2 2p3। कितने ऑर्बिटल है सर? अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दिया तब जाके ये चार बॉन्ड बना पाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये मैक्सिमम चार बॉन्ड बना पाता है। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इसका चार होता है, तो ये नहीं बना पाता बिकॉज इसके पास क्या है? डी ऑर्बिटल नहीं है। क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये क्या नहीं बना पाएगा? ये जो है वो पांच बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए नाइट्रोजन के पेंटाहेलाइड नहीं मिलते। तो सर नाइट्रोजन का तो समझ में आता है, पर बिस्मथ तो बहुत नीचे, उसके क्यों नहीं बनते? बेटा क्या आप सभी लोगों ने इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पढ़ा? यस सर पढ़ा है। तो क्या बिस्मथ
+5 में रहना चाहेगा? नो सर, बिल्कुल नहीं रहना चाहेगा। तो ये जो है काफी ज्यादा क्या होती है, अनस्टेबल होती है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये हमारी अनस्टेबल होती है। इसी का रीजन आपको समझ जाना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये आप आराम से बता सकते। देन वी हैव B3 पॉजिटिव आयन डजंट एग्जिस्ट इन सॉलिड और सॉल्यूशन। तो बोरॉन है यार, ये 3+ में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? इसके 2 3 4 रीजन है। एक रीजन, भाई आप 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हो, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में बहुत हाई एनर्जी चाहिए। तो इवन इतनी हाई एनर्जी चाहिए कि आपकी अगर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी वो कंपनसेट नहीं कर पाती, कि हाइड्रेशन भी जो है वो कंपनसेट नहीं कर पाती, हाइड्रेशन कांट कंपनसेट इट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन भी इसको कंपनसेट नहीं कर पाती, ना ही कोई इसका जो आयनिक फॉर्म है, ना ही कोई सॉलिड फॉर्म है, ना इतनी इसकी लैटिस एनर्जी होती कि वो इसको क्या करे, अगर कोई ये सॉलिड बना ले, किसी आयनिक फॉर्म में बन जाए, आयनिक कंपाउंड बन जाए, वो भी इसको जो है वो इतनी स्टेबिलिटी नहीं दे पाती। तो ये इसका रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू टेल, क्या करना है, जस्टिफाई करना है और बताना है कौन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं एग्जिबिट करता। फ्लोरीन लिख दीजिएगा सबसे पहले, बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये कुछ नहीं शो करेगा, वेयर ये करता है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। SiH4 और इसमें कौन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है? सर जिसका बॉन्ड तोड़ना आसान होगा। और आप दूसरा तरीके से डाउन द ग्रुप जाने में साइज बड़ा तो बॉन्ड वीक हो गया, या फिर एक तरीका है कि SiH बॉन्ड जो है वो पोलर होता है, तो इजीली ब्रेकेबल है, तो इसको ब्रेक करना आसान होता है, ब्रेक करना आसान है, ब्रेक टू ब्रेक, ब्रेक करना इसको ईजी है, ऐसे लिखो, ठीक है। एक चीज ये हो गई, और क्या बता सकते हैं इसके बारे में, और पोलर बता दिया, ब्रेक करना है जो, और ये बता सकते हैं कि साइज हमारे पास जो है, साइज अगर सेंट्रल एटम का ज्यादा हुआ, साइज ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, ठीक है। आगे आते हैं, और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? सर ऑब्वियसली ये है, क्योंकि इसकी क्या है +7 और ये क्या है +1, ये डिटेल में बात कर रखी है, +1 है ये +3 है, सर ये आपका +1 है, ठीक है। ओके आगे आते हैं। नाउ यहाँ में थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, तो थर्मल स्टेबिलिटी की हमने जो बात करी थी वो यही है कि यार बॉन्ड तोड़ना कहाँ पे आसान होगा, कहाँ पे मुश्किल होगा, तो ऑब्वियसली NH3 ज्यादा स्टेबल है थर्मली या PH3? सर थर्मली स्टेबल का मतलब है किसका बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे पास जो PH3 है दैट इज थर्मली मोर स्टेबल। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पर क्या होता है, सर डाउन द ग्रुप आने पर हम देख रहे हैं जो हमारा साइज है वो बढ़ रहा है, अगर साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड जो है वो वीक हो रहे होंगे, तो दैट्स वाई हमारे पास जो थर्मली ज्यादा स्टेबल है वो क्या है, ये है, और हमने इसकी लेक्चर्स में ही बात कर रखी है। अब जरा इसकी बात करें ट्राई मिथाइल और ट्राई सिलाइल अमीन की। सबसे पहले ट्राई मिथाइल अमीन क्या होता है? नाइट्रोजन पर 3 CH3, और ट्राई सिलाइल अमीन क्या होता है? नाइट्रोजन पर 3 SiH3। ध्यान से समझिएगा, बढ़िया सवाल है, कौन ज्यादा बेसिक है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या ये अवेलेबल है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या ये अवेलेबल है? इस पर बात करें। सर अवेलेबल मतलब हाँ सर दिख तो रहा है, तो नाइट्रोजन जो है ये किसी को भी इजीली डोनेट कर सकता है, ये इजीली अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, बट क्या ये वाला कर सकता है? सर क्यों आप इसमें बोल रहे हैं, ये भी तो कर सकता है, दिख रहा है हमें साफ साफ कर सकता है, इतना इजी आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा? हमेशा जो दिखता है वो नहीं होता। सिलिकन कौन से ग्रुप का है? सर सिलिकन थर्ड ग्रुप का है, इसमें क्या बात है सर, ये थर्ड ग्रुप का नहीं, थर्ड पीरियड का है। तो क्या थर्ड पीरियड में 3D मिल जाएगा? सर मिल जाएगा। तो क्या नाइट्रोजन के पास मौका है यहीं पर, आप जिसको बोल सकते हैं बैक बॉन्डिंग करने का, कि अपना लोन पेयर जो है वो इधर दे दे पहले, बाहर वाले को देने को बोलेंगे हम लुइस बेसिक कैरेक्टर, अगर लोन पे जो डोनेट हो किसी एक्सटर्नल एटम को तब शो होगा इसका लुइस बेसिक कैरेक्टर, बट ये तो अपने घर में ही जो है लोन पेयर दे रहा है, तो हम उसको लुइस बेसिक थोड़ा ना बोलेंगे, तो इसका लुइस बेसिक कैरेक्टर कम, इसका ज्यादा। रीजन थर्ड पीरियड का है, 3D में है, 3D है, वेकेंट ऑर्बिटल मतलब 3D है, तो यहीं पर रेजोनेंस हो जाती है इंटरनली, तो बाहर जो है वो बाहर के लिए अवेलेबल नहीं बचता। क्या ये चीज सबको समझ में? देन यहाँ पे क्या है, मीथेन अमोनिया एंड वाटर हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सही है, मतलब ये हम बात कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आप सभी को पता है कि उनका शेप अलग होता है, लोन पेयर वगैरह की वजह से ये सब होता है। CO2 इज अ गैस वाइल SiO2 इज मेल्टिंग लिक्विड। क्यों है? क्योंकि SiO2 जो है वो एक लार्ज नेटवर्क ऑफ सॉलिड है, लार्ज नेटवर्क का एक कंपाउंड होता है। CO2 क्या है? एक मोनोमर है, इसमें सिर्फ वीक वंडरवाल फोर्स होता है, SiO2 समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे एक और SiO2, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग किसी सिलिकॉन से अटैच है, बहुत ही ज्यादा ये बड़ा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा यहाँ पे हाँ, ये नहीं, जस्ट ये SI आ गया यहाँ पर, ये O, ये SI, फिर ये ऑक्सीजन,
तो इट इज अ लार्ज नेटवर्क सॉलिड, दिस इज बेसिकली अ पॉलीमर, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं। बड़ा मॉलिक्यूल है, लार्ज जायंट मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा, ये हाई मेल्टिंग सॉलिड होगा, इसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। वेयर CO2 तो एक सिंपल सी गैस है, क्या ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक सिंपल मोनोमर है, कुछ नहीं होगा। N2 इज इनर्ट व्हाइल दिस, बिकॉज नाइट्रोजन में क्या होता है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। वेराज फॉस्फोरस जो P4 होता है, जिसकी दो फॉर्म होती है, उसमें हमारे पास जो है वो एक रेड होता है, एक हमारे पास जो है वो व्हाइट होता है ना। तो दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, अभी हमें उसकी बात नहीं करनी, सिंपल फॉस्फोरस की बात करनी है। कुछ भी हो, वो ज्यादा रिएक्टिव इसीलिए है बिकॉज किसी भी फॉस्फोरस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास किसी भी फॉस्फोरस में जो है वो होता है, दैट इज सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बिकॉज यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली तीन बॉन्ड ज्यादा, तीन बॉन्ड वाले जो है, जब तीन बॉन्ड तोड़ना आसान है या एक बॉन्ड, सर एक बॉन्ड तोड़ना आसान है, तो तीन बॉन्ड हमारे पास जो होते हैं वो इसी वजह से उसको रिएक्टिविटी से बचाते हैं। वेराज फॉस्फोरस जो है वो, क्योंकि उसका जो सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला नेचर है, उसकी वजह से वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, हमें ये बताना है, तो उससे पहले जरा एक चीज ये देख लें। पहले तो हम हेक्सा जेनॉन हेक्साफ्लोराइड और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, इसको हम P2O5 बोलते हैं, इनका हमें स्ट्रक्चर देखना है। तो P2O5 का स्ट्रक्चर यार मुझे याद आ रहा है, कुछ ऐसा तो था P2O5, ठीक है, हाँ सही बना दिया। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड इज XCF6 है ना, एक लोन पेयर आएगा जेनॉन पर और 6 फ्लोरीन, ठीक है, इसको बना लेते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आता है शायद, 1 2 3 4, हाँ ये लोन पे यहाँ है। बाकी केमिकल बॉन्डिंग यार पढ़े रखा है, उसमें शेप्स वगैरह तो सब याद है। अब आते हैं सल्फर का स्ट्रक्चर बनाते हैं एसिड का, तो जो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका एसिड का स्ट्रक्चर है। देन जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बात करी थी कि हीट करने पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा है कि सल्फर को मेल्ट करेंगे, एक मोबाइल लिक्विड बन जाएगा। बट फर्दर मोबाइल लिक्विड मतलब जिसकी विस्कोसिटी कम होगी, जो अच्छा खासा मूव कर सकता है। बट विस्कोसिटी अगर बढ़ गई तो क्या मोबाइल होगा, नहीं सर, उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी एंड देन डिक्रीज अगेन। तो क्या होता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सल्फर को जैसे हम हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा मोबाइल लिक्विड पर। जैसे ही टेम्परेचर हमने बढ़ाया, कलर डार्क होना शुरू हो गया। क्या होता है, 160 डिग्री पर टेम्परेचर पर एसिड की जो रिंग्स है ना, वो ब्रेक हो जाती है, एसिड की रिंग ब्रेक हो जाती है और आपके डाई रेडिकल्स फॉर्म हो जाते हैं, मतलब एस सिंगल बॉन्ड एस, ये रेडिकल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, डाई रेडिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, फॉर्म लॉन्ग चेन अप टू मिलियन ऑफ एटम्स के, सिंगल सिंगल बॉन्ड करके बहुत लंबी चेन बना देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाती है और हमारे पास जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, कब तक, अप टू 200 डिग्री तक। तो इनिशियली मोबाइल लिक्विड हुआ, अब जैसे ही रिंग टूटी वैसे ही फास्फोरस ने यार लंबे लंबे बॉन्ड बना ली, तो बहुत सारे फास्फोरस जो है आपस में जुड़ गए, पॉलीमर हो गए 200 डिग्री तक। बट अगर और टेम्परेचर हुआ तो क्या होता है, हमारे पास चेन जो है वो ब्रेक होने लगती है और छोटी चेन या रिंग बनने लगती है। अगर आपके पास 50 मॉलिक्यूल्स की चेन थी पहले, अब वो 5 मॉलिक्यूल्स की बनेगी और हो सकता है 3 4 की हमारे पास जो है वो बन जाए क्या, रिंग। तो इसी वजह से अब विस्कोसिटी डिक्रीज होने लगेगी। तो विस्कोसिटी डिक्रीज कब तक होती है, 444 डिग्री तक। तो ये इसका रीजन होता है। फिर आप आगे देख सकते हैं, जो वेपर अगर आप 200 डिग्री पर देखें, तो 200 डिग्री पर तो आपको मोस्टली एसिड की रिंग बनेगी, पर 1-2% आपको S2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जैसे कि ये डायरेटिकल्स होते हैं। एट 600 डिग्री सेल्सियस पर गैस क्या है, मेनली कंसिस्ट होती है सिर्फ और सिर्फ S2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ऑब्वियसली सारे के सारे जो सिंगल मोनो वो बेसिकली एसिड था हमारे पास, वो टूट गया, क्या बचा, अब सिर्फ और सिर्फ S2 बचा। तो ये हमारे पास आ गया सल्फर के बारे में। नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट ऑफ हीट ऑफ सल्फर, बात कर लिया। विच इज मोर स्टेबल, SnCl2 और SnCl4, तो ये किसका है यार, वही इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो हमारे पास 2 पॉजिटिव वाला ज्यादा स्टेबल आएगा एज कम्पेयर टू 4 पॉजिटिव। ये सिंपल सा हम बता सकते हैं, इसका रीजन बताएंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये आराम से हो जाएगा। तो ये कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन है अभी तक जो हमने देखे हैं। सिलिकॉन एनालॉग्स ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन आर नॉट नोन, गिव रीजन, या फिर द एल्कीन एंड एल्काइन एनालॉग्स ऑफ सिलिकॉन आर नॉट नोन, व्हाई। एक ही रीजन है, घुमा फिरा के 2 सवाल पूछे गए हैं, बस इधर उधर कर दिया है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करी सवाल फ्रेम करने में। सो क्या होता है, सिलिकॉन के एल्कीन और एनालॉग अगर हमें चाहिए तो SI डबल बॉन्ड SI होना चाहिए और SI ट्रिपल बॉन्ड SI होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, जो नॉर्मल एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं जो कार्बन के होते हैं, उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है एल्काइंस में, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करते वेराज ये करते हैं। तो जो भी लोग अभी तक मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक बॉन्ड जिसका नाम है पाई बॉन्ड, क्योंकि कार्बन किसका है सर, ये 2p का है, तो इसकी जो ओवरलैपिंग है वो बढ़िया होती है। वेराज ये कहाँ का है, 3p का है, तो इसकी जो ओवरलैपिंग है वो इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट डिक्रीज हो जाता है, ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती।
जैसे आप समझ लिए दो मोटे लोग गले मिल रहे हैं और दो पतले लोग गले मिल रहे हैं, कौन बेटर तरीके से अच्छे तरीके से गले मिल सकता है? ऑब्वियसली दो जो पतले लोग हैं वो आराम से अच्छे तरीके से एक दूसरे को टाइटली हेल्ड करके पकड़ सकते हैं, whereas मोटे लोगों का तो पेट ही बीच में आ जाएगा, तो वो बेचारे कैसे अच्छे से गले मिल पाएंगे? तो समझ में आया? तो यही यहाँ पर आपको रीजन लिखना है। सबसे पहले बताइएगा यार, कार्बन का स्मॉल साइज है, सेकंड पीरियड का है, तो वो बढ़िया से जो है वो पाई बॉन्ड बना सकता है, उसकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी स्ट्रांग होती है, पाई बॉन्ड स्ट्रांग बनाता है। वेरा सिलिकॉन जो है वो कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। तो आप उसमें बताइएगा कि वो उसकी जो है वो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती है, बिकॉज उसका साइज बड़ा है। अगर साइज बड़ा है तो एल्कीन नहीं बना सकता, एल्काइन नहीं बना सकता। तो इस तरीके से आपको लिखना है पूरा, आप आराम से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव क्या, बॉन्ड एंगल वाला, ये तो बेसिकली बेंट रूल का क्वेश्चन है, ये गलती से इसमें आ गया होगा, वो हमने डिस्कस कर रखा है अपने केमिकल बॉन्डिंग में, दैट इज सेमेस्टर वन में। नेक्स्ट वी हैव किसका ग्रेटर आयनिक रेडियस होता है, एन वाई। तो गैलियम और एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए क्या, ग्रुप 13 के लोग हैं, हाँ, तो ये आएगा बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये इसका न्यूमोनिक था। डाउन द ग्रुप आते आते साइज इंक्रीज होना चाहिए, तो किसका ज्यादा होना चाहिए था? गैलियम का, लॉजिकली। बट अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो कुछ तो बात होगी ना, मतलब ऐसे ही इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछे? बट ऐसा नहीं होता, एल्युमिनियम का साइज बड़ा होता है। क्या रीजन आता है इसका? इसका रीजन ये आता है, जो गैलियम है वो प्रेजेंट होता है आफ्टर 3D सीरीज। ये कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट आफ्टर, इससे पहले जो है ना, आई थिंक जिंक है ना, इससे पहले बताइएगा, हाँ इससे पहले जिंक होता है जस्ट पहले, तो ये आफ्टर 3D सीरीज के से पहले प्रेजेंट है। इसका मतलब इसके पास जो है वो D10 के इलेक्ट्रॉन्स है, और D10 की इलेक्ट्रॉन जो है उनकी शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, उनकी जो है वो पोअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। सर पोअर शील्डिंग का क्या मतलब? बेटा पोअर शील्डिंग का ये मतलब है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आउटर वाले को कितना रिपेल कर रहे हैं। तो ये जो है, जो D10 वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके 4p वाले इलेक्ट्रॉन को, दैट इज 4p1 वाले इलेक्ट्रॉन को या 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करते। और अगर रिपेल नहीं करेंगे, अंदर वाले रिपेल नहीं करेंगे, तो ओवरऑल क्या बढ़ जाएगी? अट्रैक्शन बढ़ जाएगी न्यूक्लियस से। तो अट्रैक्शन जहां बढ़ी, जहां हमारे पास जो है जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, वैसे ही जो न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ खींचेगा, किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। और अगर खींचेगा तो साइज को ओवरऑल कर देगा डिक्रीज। क्या है चीज सभी क्लियर हुई? तो यहाँ पर ड्यू टू 3D सीरीज के बाद यहाँ पे D10 के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ जाता है, और हमारा साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो टाइटली अपनी तरफ खींच लेता है, किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ये आ गया। और यही सेम आता है, आयनिक की बात हम करें तब भी यही बताना है आपको, उसकी बात करें दैट इज सिंपल, वाला रेडियस क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक रेडियस, तब भी सेम बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लेथरेट कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, करा था हमने सबसे पहले, शायद यही करा था अपनी कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक वाली वीडियो में। तो सबसे पहले टॉपिक यही करा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है, सिर्फ यही आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लैसिफाइड कंपाउंड, या फिर एक और सवाल आएगा वो आगे देखेंगे। क्या होते हैं भाई नोबल गैसेस? जो है, हमें नोबल गैस की बात करनी है स्पेसिफिकली यहाँ पर। ये जो है हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं अलग अलग, हाँ सर, क्रिस्टल लैटिस होते हैं, उनमें कैविटीज होती हैं, हाँ। उन कैविटीज में क्या कोई एटम आ सकते हैं? हाँ सर, डिपेंड करता है साइज पर, जितना साइज होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है कोई फिट हो सकता है, एटम आके बैठ जाएगा, आराम से सो जाएगा, फिर उठ के चला जाएगा, ये हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ होता है कि कंपाउंड्स होते हैं, उनके क्रिस्टल लैटिस में जो कैविटीज होती है, वहां जाकर गैसेस ट्रैप हो जाती हैं। जैसे ही वो ट्रैप हो गई, बट इंपॉर्टेंट चीज की वो कोई बॉन्ड नहीं बनाती ना, कोवलेंट आयनिक, बस वो जाके ऐसे ही बैठ जाती हैं, आराम करने चली जाती हैं कि चलो आओ देखते हैं। घर एक रास्ता, घर खुला हुआ था किसी का, ऐसी कोई इंसान आया, आराम करा, उठा, चलो भाई चलते हैं, बस अपना काम करके चल दिया, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई किसी से बातचीत नहीं करी, बस अपना काम करा और निकल गया। तो यही नोबल गैसेस में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये कोइनॉल है हमारे पास, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अरेंजमेंट होती है। ये जैसे अरेंजमेंट बना तो आपको नजर आया होगा, यहाँ पे ये बड़ी सी जगह हो गई, और यहाँ पर जो है वो आर्गन नाम की नोबल गैस को आप जानते ही होंगे, आर्गन हो सकती है, क्रिप्टन हो सकती है, वो आके यहाँ ट्रैप हो जाती है। तो क्या होता है हमारे पास, अप्रोप्रिएट साइज के एटम जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, किसमें? कैविटीज में। और कौन सी कैविटीज? क्रिस्टल लैटिस से अदर कंपाउंड की गैसेज जो है वो ट्रैप होती हैं, वो बॉन्ड नहीं बनाती। एक्वस सॉल्यूशन किसका है हमारे पास? कोइनॉल का है, क्रिस्टलाइज होता है इतने प्रेशर पर, ठीक है। गैस क्या बन जाती है? कैविटी में 4 डायमीटर, बेसिकली 4 एंगस्ट्रॉम डायमीटर के कोइनॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अरेंजमेंट जैसे ही ब्रेक होगा, गैस निकल जाएगी, ऑब्वियसली उसको मौका मिल जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, हीलियम और नियोन ये नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते? तो ये पूरा आपको लिखना है, जो एग्जाम में ना ये पूरा लिखिएगा, बड़े नंबर मिलेंगे, क्योंकि भाई वो इतने छोटे होते हैं कि कैविटी में हल्का उनको हल्की सी भी जगह मिल जाए ना, हल्का सा भी उन्हें दिख जाए रास्ता, वो निकल जाएंगे। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था, दरवाजे में जो हमारी झिरियां टाइप होती हैं, जैसे आपको पता होगा जब आप दरवाजा बंद करेंगे तो हल्की सी सूरज की किरणें हल्की सी आपको कहीं ना कहीं से नजर आती हुई दिखेंगी, थोड़ी बहुत रोशनी आती है, तो वही जहां से आपको रोशनी नजर आ रही है उसी रास्ते से ये छोटी छोटी गैसेस निकल सकती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो जो छोटा सा भी अगर रास्ता मिलेगा तो ये एस्केप
कर जाएंगी, तो इसी वजह से ये क्या नहीं बनाती, क्लैथरेट कंपाउंड नहीं बनाती। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिमिलर मैनर में हम वाटर के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे हमने क्विनॉल में कराया ना, वैसे ही हम वाटर में भी कर सकते हैं। तो हमें 6 वाटर के एटम्स लेने हैं या मॉलिक्यूल्स लेने हैं और एक गैस का एटम लेना है। ठीक है, क्या होगा, सेम वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड करके कैविटी बना लेंगे और क्या करेंगे, नोबल गैस को ट्रैप कर लेंगे। बट कौन नहीं हो सकता, ये दोनों लोग नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर टू स्मॉल। तो ये चीज थी जो हमारी क्लैथरेट कंपाउंड्स की। नेक्स्ट क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है। अच्छा, किस किस की, सबसे पहले डाइबोरेन की अमोनिया के साथ इन दिस रेशो, फिर बोराजीन की मिथेनॉल से करानी है। यहाँ पे स्ट्रक्चर तो हमने डिस्कस कर लिया है। प्रोडक्ट बताने हैं जब डाइबोरेन रिएक्ट कर रहा है एक्सेस अमोनिया से लो और हाई टेम्परेचर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अमोनिया इन द रेशो ऑफ 1:2 वाली रिएक्शन। आप देख सकते हैं ये रही, टेम्परेचर क्या है 200 डिग्री, हाँ हाई टेम्परेचर, क्या बनता है बोराजीन, पहली चीज बन गई। हाँ, ये क्या पूछ रहा है, एक्सेस अमोनिया लो हाई टेम्परेचर, एक्सेस अमोनिया लो हाई टेम्परेचर, देख सकते हैं आप, लो टेम्परेचर पर सिंपल अडक्ट बनेगा, हाई टेम्परेचर बोरोन नाइट्राइड, जिसको आप आई थिंक बोलते हैं इनऑर्गेनिक, क्या वो क्या होता है, ग्रेफाइट। हाँ, ये आपका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब जो है वो बोराजीन की रिएक्शन हमें करानी है, किससे, मिथेनॉल से। तो बोराजीन की रिएक्शन जब हम मिथेनॉल से कराते हैं, तो बोराजीन इज दिस। तो यहाँ पर बोराजीन का स्ट्रक्चर लाया हूँ क्या मैं, नहीं अभी नहीं होगा, वैसे आपको पता होगा बेंजीन जैसा होता है, उसमें 3 BH और 3 NH बॉन्ड है, 3 BH और 3 NH बॉन्ड है। तो यहाँ पर BH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, यहाँ पे BH बॉन्ड आपका ब्रेक होता है। यहाँ पे रिएक्शन किससे करा रहा हूँ मैं, मिथेनॉल से। तो जितने भी BH बॉन्ड है वो सारे ब्रेक हो जाएंगे और आपका यहाँ पर उन BH बॉन्ड्स की जगह लग जाएगा आपका OCH3, क्योंकि जो BH बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी होती है ठीक ठाक। ये क्या है, ये एक क्या है, मेटलॉइड है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो इस पर डेल नेगेटिव आता है, इस पर डेल पॉजिटिव आता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। OCH3 क्या है, बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली यहाँ पर हो जाती है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, क्यों NH बॉन्ड नहीं टूटा, क्योंकि आपको जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है। इलेक्ट्रोफिलिक अगर हो रही होती तब हम सोचते कि शायद NH बॉन्ड ब्रेक कर जाए, बट यहाँ पर ये ब्रेक नहीं कर रहा। क्या ये चीज आपकी क्लियर हो गई, यस सर, आसान सी रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हाइट फॉस्फोरस ब्लैक फॉस्फोरस की बात हमें करनी है, तो कर लेते हैं। वैसे तो रेड फॉस्फोरस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक फॉस्फोरस की थोड़ी सी ही बातचीत रहती है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्लैक फॉस्फोरस की, तो वो एक ग्रेफाइट लाइक होता है। दो तरीके के होते हैं, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक, बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। इसकी प्रिपरेशन आप बता दीजिएगा बस कैसे बनता है कि रेड फॉस्फोरस को जब आप सील ट्यूब में हीट करते हैं तो आपको अल्फा ब्लैक मिलता है, वेयर व्हाइट पी को आप 473 केल्विन पर हाई प्रेशर पर हीट करते हैं तब आपको बीटा ब्लैक मिलता है। ये आप बता सकते हैं। मेन जो बात करनी है वो व्हाइट की करनी है यार। व्हाइट जो है हमारे पास एक सबसे पहले मोनोमर होता है। क्या होता है, मोनोमर, मतलब खाली P4 होता है। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर ही होगी सबको, टेट्राहेड्रल है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर स्ट्रक्चर। यहाँ पर 6 PP लिंकेज होते हैं और ये बहुत खतरनाक वाला रिएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई एंगल स्ट्रेन। टेट्राहेड्रल में कितना एंगल चाहिए सर, 109.5 डिग्री। कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री है थीटा। तो एंगल स्ट्रेन यहाँ पर भयंकर होता है। तो अगर एंगल स्ट्रेन ज्यादा तो मतलब अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी तो मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल होता है और ये केमिल्यूमिनेसेंस शो करता है। मतलब क्या है, आप अगर डार्क में रख देंगे ना इसे, कहीं भी एटमोस्फेयर में रख दिया डार्क में, तो ये जो है वो ग्लो करेगा। ऐसा इसलिए करता है कहीं ना कहीं क्योंकि ये इतना रिएक्टिव होता है कि एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन वगैरह जो भी गैस प्रेजेंट होती है ना उनसे रिएक्ट करने लगता है। तो वो रिएक्शन जो होती है वो आपको केमिल्यूमिनेसेंस दिखाती है कि जो है चमक आ रही है, एक जुगनू जैसी चमक आपको देखने को मिलती है। रेड फॉस्फोरस की बात करें तो वो कम रिएक्टिव होता है क्योंकि वो पॉलीमर बना लेता है। यहाँ पर इसका एक बॉन्ड अब हट जाएगा तो एंगल स्ट्रेन आपको जो है रिड्यूस हो जाएगा और आपकी ये लंबी लंबी चेन बड़ा सा एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, ये रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस की हमारी बात हो गई और इनकी प्रिपरेशन वगैरह आप देख सकते हैं, डिटेल में लेक्चर में डिस्कस्ड है ना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता है कि यार रिंग स्ट्रेन तो है P4 मॉलिक्यूल में, किसके, व्हाइट फॉस्फोरस के जो हमने देखा, बट वो स्टेबल ज्यादा है P2 से, ऐसा क्यों। P2 का स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो P2 इज गोइंग टू बी लाइक दिस वन और P4 आपने देख लिया। तो मुझे बताइए क्यों होगा ऐसा। हमने बात कर रखी है कि यार थर्ड पीरियड वालों को पाई बॉन्ड से नफरत है, उनको जो है एलर्जी है, पाई बॉन्ड नहीं दिखना चाहिए। तो एक ही रीजन आएगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, वीक पाई बॉन्ड, बड़ा साइज, वीक पाई बॉन्ड हुआ तो बॉन्ड्स वीक हुआ, अगर बॉन्ड वीक हुआ तो लेस स्टेबल हुआ, लेस स्टेबल हुआ तो क्या होगा, हाँ लेस स्टेबल ही बताना है। और P4 में क्या है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, भले ही एंगल स्ट्रेन है। P4 ये जो मैंने बनाया था इसमें सारे के सारे जो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है। P4 में सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स है। तो अगर P4 में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, तो सर मतलब होगा क्या इससे, वो पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। रिलेटिवली तो स्ट्रॉन्ग ही है ना पाई बॉन्ड, तो पी जो है हमारे पास वो पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सिग्मा। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी बात है यार, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना तो मजेदार बात है। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल भी होगा तभी।
तो ये लिख दिएगा इस तरीके से, पाई बॉन्ड की बुराई करते हुए सिग्मा बॉन्ड की अच्छाई करनी है। यहाँ पर आपको इंस्पायर्ड ऑफ द रिंग स्टेन को भूल जाइएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी 13 ग्रुप, यस, ये बात करनी थी। इसका मैं अगर ऑर्डर बताऊं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, दैट विल बी लाइक दिस, सबसे ज्यादा होती है बोरॉन की, फिर आती है आपकी थैलियम की, फिर आती है गैलियम, देन एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। ये आपका ऑर्डर रहता है आयनाइजेशन एनर्जी का, इसको आप रख सकते हैं याद। इरेगुलर ट्रेंड शो कर रहा है तो आप यहाँ पे गैलियम और एल्यूमिनियम का बता सकते हैं कि यार इसमें जो है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि साइज डिफरेंस हो जाता है। साइज किसका बड़ा होता है सर, साइज यहाँ पे एल्यूमिनियम का बड़ा होता है। तो अगर एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली कम होती है, ठीक है। थैलियम का वैसे ऐसा कोई एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, बस यहाँ पे इरेगुलर ट्रेंड ऐसे ही बता दिया गया। यहाँ पर जो है वो ये इरेगुलरिटी शो करता है ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट रीजन, पता है यार, वो चल रही है नॉर्गेनिक, तो एक्सेप्शन आपकी हमेशा ही होंगी। तो वैसे जनरली क्या होना चाहिए था, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैल, कि थैलियम की सबसे क्या होती, कम होती, बट ऐसा नहीं है, इंडियम की है। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ी सा चीजें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और थैलियम मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है चलो। तो ये आपका हो गया इरेगुलर ट्रेंड वाला, आप समझा दीजिएगा। और बाकी इसमें ऐसा लिखने की क्या ही जरूरत है। थैलियम का आप हाँ एक चीज ये बता सकते हैं कि यार यहाँ पर जैसे गैलियम में जो डी आते हैं ना, यहाँ पर जो है 4f के इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, 14f इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो उनकी और ज्यादा पुअर शील्डिंग होती है। तो अगर पुअर शील्डिंग होगी तो ऑब्वियसली मतलब रिपल्जन जो है वो क्या है, कम है। तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो आप यहाँ पे इसका बता सकते हैं कि यार यहाँ पे जो है वो 4f के इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ क्या है, डी के इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे 3d सीरीज आती है, यहाँ पे जो है हमारे पास बेसिकली f इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैल, हाँ। तो यहाँ पे f इलेक्ट्रॉन्स आए थे जिसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि यार ऐसा ऐसा होता है। पहले क्या लिखिएगा, ऑर्डर लिख दिएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस बता दिएगा कि साइज की वजह से बिकॉज ऑफ 3D। थैलियम का बता दिया, बहुत हो जाएगा, बस आपका इतना ही, आपका आंसर ठीक ठाक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हो गया क्या, हाँ। सो वी हैव कि हीलियम और नियॉन क्लेथरेट क्यों नहीं बनाते, इसकी बात हमने कर ली। कार्बन के पास जो है वो कैटिनेशन की टेंडेंसी इतनी ज्यादा क्यों है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन। तो इसके हमारे पास 2 4 5 रीजन होते हैं वैसे तो, क्या वो सारे देख लें। तो सबसे पहले आपको वैसे तो ये काफी ज्यादा अंडरस्टूड है कि सिलिकॉन का क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सिलिकॉन का जो है वो साइज बड़ा है, तो सिलिकॉन में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, इतना हम सभी को पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करें सबसे पहले सीक्वेंस में एक चीज, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तभी बनाता होगा, ये तो लॉजिकल है, सबसे लॉजिकल चीज यही है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होगा तभी कैटिनेशन होगी। अच्छा आपको ये पूछ लिया यार कैटिनेशन क्या होती है, तो पहले बता दूं, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन थ्रू सेल्फ लिंकिंग, दिस इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। क्या होता है बेसिकली, कार्बन आपको पता है लंबे लंबे हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, क्यों कार्बन ही कर सकता है ये काम, सिलिकॉन नाइट्रोजन वगैरह ये लोग क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है भाई साहब, बढ़िया है, एकदम खतरनाक है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज लगभग 348 किलो जूल पर मोल। वेरस सिलिकॉन सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं तो दिस इज लगभग 226 किलो जूल पर मोल, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन की जो है दैट इज बेसिकली 163 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो काफी ज्यादा इनकी बॉन्ड एंथैल्पीज कम होती है। तो नाइट जो कार्बन है इसका जो साइज है वो छोटा ही है ऑब्वियसली। तो एक चीज बताएंगे आपके कार्बन का जो है क्या है, बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा आप बताइएगा कि स्मॉल साइज है कार्बन एटम का, तो यहाँ पे जो है वो इफेक्टिव पी ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। अच्छा एक चीज और, अगर आप सोच के मुझे बताइए, आपको कैटिनेशन टेंडेंसी दिखानी है, अगर आपको कैटिनेशन टेंडेंसी दिखानी है तो आपका सिंगल बॉन्ड बढ़िया बनना चाहिए या डबल और ट्रिपल से भी काम बन जाएगा। सर ज्यादा फेवरेबल तो सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि लंबी लंबी जब आप चेन लेके जा रहे हो ना, तो एक कार्बन कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, वो कार्बन कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है वो मैटर करता है, क्योंकि लॉन्ग चेन क्या करता है, कार्बन कार्बन कितने ज्यादा आगे है ना, तो वही होता है हमारे पास जो है वो। वेयर अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, इतनी इफेक्टिव नहीं होती। नाइट्रोजन में क्या होता है, उसमें इतनी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि उसकी जो टेंडेंसी है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की चाहता है। नाइट्रोजन चाहता है यार मैं मल्टीपल बॉन्ड्स बनाऊंगा, नाइट्रोजन की टेंडेंसी क्या है, वो मल्टीपल बॉन्ड्स की रेदर देन एन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। देन आपको पता है कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ साथ चेन्स में, रिंग्स में, इन सभी में मिलता है, वेयर नाइट्रोजन आपको एज सच नहीं मिलता। फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो कार्बन है, अगर ये आपका कैटिनेटेड कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो लंबे लंबे हैं, तो ऑब्वियसली वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होंगे। तो आप कुछ कुछ अपने पास से भी जो लॉजिकली बात लग रही है ना, वो भी आप अपने पास से ऐड ऑन कर सकते हैं कि यार ये चीज हो सकती है, ये होगी, क्योंकि लॉजिकल बात है कि अगर कंपाउंड बन रहे हैं तो ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होंगे, तभी बन रहे हैं, बाकियों के नहीं होंगे। आप ये बता सकते हैं, एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपने तरीके से।
तो ये आप लोग थोड़ा सा बता सकते हैं। तो इसी वजह से इसको भी ये भी बोलते हैं कि कार्बन का वर्सटाइल नेचर है। जिन लोगों ने क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा होगा, उन्होंने ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्यों है। तो कार्बन क्योंकि डिफरेंट कार्बन के साथ साथ बॉन्ड बना सकता है, चार कार्बन के साथ अलग अलग, चार कार्बन के साथ या फिर अलग अलग चार एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। इसी वजह से कार्बन जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। वेर एज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, इसका बॉन्ड कोई पूछे क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें लोन पेयर रिपल्जन भयंकर होती है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में सिंगल नाइट्रोजन नाइट्रोजन लोन पेयर जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। अगर नाइट्रोजन तीन बॉन्ड भी बना ले, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड ही बना सकता है, पांच नहीं बना सकता, सब जानते हैं इस बात को। हाँ सब, तो ये अगर तीन बॉन्ड भी बना ले तो रिपल्जन इतनी ज्यादा होती है, तो सिंगल बॉन्ड वीक होता है। वेराज कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन के पास क्या कोई लोन पेयर होगा, बोलिए या सुनना, नो सर नहीं होगा। तो अगर लोन पेयर नहीं होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और सिलिकॉन का क्या होगा, सिलिकॉन का जो है बेसिकली वही होगा यार, कि चार बॉन्ड अगर वो बना भी ले, वो वीक होगा, रिलेटिवली वीक होगा। क्यों वीक होगा, क्योंकि साइज बड़ा है। तो ठीक है इतना। नेक्स्ट हमें बात करनी है कलर ऑफ हेलोजन जो है डिपेंड्स डाउन क्यों है। तो यहाँ पे पूरी कहानी मैंने लिख रखी है, समझ लिएगा। वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप बोलेंगे कि क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, साइज बढ़ता है, किसका, एटम का बढ़ता है, या फिर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। तो इससे क्या होता है, आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्लोज आने लगते हैं। जो भी आपके एनर्जी लेवल्स हैं आपको पता होगा वो क्लोज आने लगते हैं। जैसे जैसे मोर शेल्स आएंगे वैसे वैसे ज्यादा एनर्जी लेवल्स होंगे, कॉमन सेंस की बात है। इससे क्या होता है, हाई एनर्जी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके जो है वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाते हैं। कहते हैं अब यार अब तो हम सैर करेंगे आगे, आपका जैसे मान लीजिए आपका क्लोरीन आ गया या ब्रोमीन आ गया, तो वो कहेंगे कि यार अब तो हम ऊपर की सैर करेंगे लंबी दूर तक की। तो जैसे जैसे वो ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ को या ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे वैसे वो जो है वो दूर तक सफर करते हैं, और दूर तक सफर करते हैं तो वो जो है वो डिफेंस कर देते हैं। आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेलोजन के पास पक्का पता है भाई, अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, एक एक सबके पास। जैसे ही कोई लाइट आती है इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, लो से हाई एनर्जी क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं। तो ये रीजन आपके पास, आपको लिख देना है। वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध मतलब ऐसे ही रैंडम सा सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, बस आप साइज वगैरह ही बता सकते हैं। जब भी कोई ऐसा ऑड सा क्वेश्चन आए ना, तो आप देखिएगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, हेलोजन में डीप डाउन क्यों होगा, तो आप बोलेंगे यार साइज बढ़ रहा है, बस यही नजर आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो आप रिलेट नहीं कर सकते, कलर का आप इलेक्ट्रॉन से ही रिलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन से। तो वो कैसे रिलेट करेंगे, तो आप वो वैसे ही करेंगे कि यार साइज बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल ज्यादा आ रहे हैं, तो एनर्जी लेवल ज्यादा आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को जो ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। इतना ही था आज के लेक्चर में, आई होप मजा आया होगा। ऐसे ही सवाल आने वाले लेक्चर्स में, दोनों के आई थिंक मिक्स ही सवाल थे, तो आपको मिक्स ही मिलेंगे, आगे भी मिक्स ही सवाल आपको मिलेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट जो है वो ज्यादा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। इसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल जो आएंगे वो आपके पी ब्लॉक से ही कहीं ना कहीं आने हैं। तो पी ब्लॉक को जरूर अच्छे से करके जाइएगा, बेहतरीन तरीके से करके जाइएगा। और जो आज सुबह सुबह कह रहा हूँ स्टार्टिंग में जो दो ज्ञान दिए थे, उन दोनों चीजों का याद रखिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए क्या है, मतलब सभी को सबसे पता पहले से ही पता होनी चाहिए, बस उस पर अमल नहीं करते, तो अब से जरा अमल भी कर लीजिए। और सेकंड प्रायोरिटी जो बताई है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो होनी चाहिए कि आपको शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। और आज लेक्चर क्यों नहीं आया था, मतलब सॉरी कल क्यों नहीं आया था, बिकॉज वो एग्जाम था मेरा, तो अब प्रोबेबली हाँ आप तो कंटिन्यूअसली चलेंगे। कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द इसको एंड करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।